So, shall we start now? Switch on your camera, everyone. Sachin, Manish. Switch on your camera so that we can start. Everyone. What the rest people are doing? Sachin, Manisha. Camera on करिए. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then why Sachin is not responding? Sachin, able to hear me? Manisha? Manisha, able to hear me? What has happened to these two people? Anyway, let's start now. Where were we? Formation, registration. Okay, we were discussing types of partners, right? That was done. Who will explain type of partners? Yes, ma'am. Explain. Explain, Sanjali, first about partnership, the types of partnership. Okay, ma'am. Hmm. Partnership, when two or more parties are together for, when two or more parties. Now, just I want to listen type of partnership. What are the type of partnership? First discuss that, then we will shift to partners. Is agreement between to share the that is called, ma'am, partnership. I'm asking type of partnership. Ma'am, type of partnership just like limited partnership, general partnership. Yes, but I told you to bifurcate like that on the basis of durability and on the basis of liability. So proceed in this manner only. Ma'am, on the basis of liability, general partnership and limited partnership. Okay, good. Limited partnership consists some partners और जिसका liability मैम कैपिटल कंट्रीब्यूटेड होता है ऑन द नेचर एंड वो फॉर्म के लिए एक डेट होता है जो कि पार्टनर को पे करने के लिए लायबल नहीं होता है. Okay, and one general partner is required in this. And what about general partnership? मैम जनरल पार्टनर का पोर्शन अनलिमिटेड होता है और वो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करता है और प्रॉफिट का भी वो कैपेबल होता है, प्रॉफिट गेन भी कर सकता है. टाइप ऑफ पार्टनर्स में था. ठीक है, अब उसके बाद ड्यूरेबिलिटी में आइए. ओके, ड्यूरेबिलिटी में सचिन रिस्पॉन्ड. Sachin was not there in last class. Manish, your response? Yes, ma'am. Partnership at will? Ma'am, it means that जब तक फर्म रहेगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी. यदि उसमें से कोई पार्टनर रिटायर करता है या फिर लीव करता है, ऐसा डेथ हो जाता है, तो इसमें कोई पीरियड में कोई भी नहीं होगी. ऐसा चलती रहेगी, पार्टनरशिप चलती रहेगी. Okay, it will
it forms just for unlimited period or indefinite period. Okay, it can dissolve, but you need to give certain notice to other partner. Okay, if you decide to quit the firm, you need to give certain notice. Now let's discuss particular partnership. So yes. So yes, particular partnership. मैम ये एक ऐसा पार्टनरशिप होता है मैम जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है. ठीक है, और अब टाइप ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो एक्टिव पार्टनर में क्या डिस्कशन हुआ था आदर्श? मैम एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ उसमें भी शेयर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में. स्लीपिंग पार्टनर मनीषा. यस मैम. स्लीपिंग पार्टनर. मैम स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक्टिव पार्ट मैनेजमेंट में नहीं होता है मैम उनका, वो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म में शेयर करते हैं, लायबिलिटी. Okay, what about secret partners? Sachin, switch on your camera, Manisha. Who are left? Sachin. यस मैम. बताइए सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में भी भाग लेता है और एक्टिव भी रहता है, पर वो जनरल पब्लिक के द्वारा अननोन रहता है. गुड. लिमिटेड पार्टनर. लिमिटेड तो इट्स इजियर. प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट में शेयर लेता है लेकिन लॉस में शेयर नहीं लेता. लायबिलिटी अनलिमिटेड, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं लेता क्योंकि वो शेयर नहीं करता लॉस. एक्टिव पार्ट आपका लॉस में नहीं लेगा. नॉमिनल डिस्कशन हो चुका था, दो टाइप का होता है, एक आपका पार्टनर्स बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट. नॉमिनल पार्टनर किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपना नाम और रेप्यूटेशन देता है, ठीक है, दैट टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म. ओके, जस्ट लोग उनको जानते हैं, उनका रुतबा है, इसीलिए वो अपना नाम लेंड करते हैं, ठीक है, नाम या रेपुटेशन लेंड करते हैं. स्टॉपल अगर आप बाय स्पोकन या रिटन फॉर्म में अगर आप अग्री करते हैं दैट यस आई एम पार्टनर, देन स्टिल यू आर लायबल. ओके, एंड अगेन होल्डिंग आउट में यू डोंट इवन डिनाई, ठीक है, आप मतलब स्पोकन और रिटन फॉर्म में तो नहीं दे रहे हैं लेकिन आप डिनाई भी नहीं करें, देन ऑल्सो यू आर लायबल फॉर द क्रेडिट ऑफ द फर्म. ओके, नेक्स्ट माइनर एज अ पार्टनर. अच्छा, माइनर का डिस्कशन नहीं हुआ था ना, ये बच गया था. चलिए शुरू करते हैं. माइनर पता ही है 18 साल से नीचे अगर है तो माइनर है. तो पार्टनरशिप एक्ट में माइनर को कोई पोजीशन नहीं दिया गया, ठीक है, बट स्टिल आप म्यूचुअल कंसेंट लेकर के सारे पार्टनर्स का उनको बेनिफिट दिला सकते हैं, उनको पार्टनरशिप में एंट्री दिला सकते हैं, बट अगेन वो लॉस में शेयर नहीं करेगा, ठीक है. देखिए, ऑन बीइंग सो एडमिटेड अ माइनर बिकम्स इंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ही कैन, और क्या क्या हक है, ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म, बट he cannot take active part in firm's management. ठीक है, तो माइनर क्या क्या कर सकता है? बुक ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट में वो भाग ले सकता है, लेकिन मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं लेगा. एंड अगेन इसकी वजह से क्या होता है कि वो लाइबिलिटी भी उसका लिमिटेड ही होता है, जितना का शेयर होगा उतना का ही उसका लाइबिलिटी होगा. इवन ही कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द फर्म और इट्स पार्टनर टू गेट हिज शेयर एक्सेप्ट व्हेन ही वांट्स टू डिसएसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द फर्म. जस्ट जब वो फर्म छोड़ना चाहेगा तभी वो अब क्लेम कर सकता है, अपना जो राइट होगा उसका उतने का ही, ठीक है. और मेजर बनने के बाद यानी 18 साल क्रॉस करने के बाद ही नीड टू गिव अ पब्लिक नोटिस एंड दैट टू टाइम ड्यूरेशन यू नीड टू रिमेंबर इट विल बी 6 मंथ. 6 महीने के अंदर जैसे वो मेजर होता है, अगर वो कनेक्शन नहीं रखना चाहता है पार्टनरशिप फर्म के साथ, ठीक है, ब्रेक ऑफ चाहता है, देन ही विल हैव टू गिव नोटिस. Fine, if he wants to break off his connection with the partnership firm. If he does not give such a notice within 6 months, or if he decide to remain in the firm, he becomes liable to an unlimited extent. यानी जब तक वो माइनर था तब तक लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड थी. जैसे वो मेजर बनेगा वैसे ही, इवन अगर वो डिसएसोसिएट करना चाहता है अपने आप को तो पहले ही नोटिस दे दे 6 महीने के अंदर अंदर. लेकिन अगर वो नहीं देता है, that means he want to stay with the firm and automatically his liability will be converted to unlimited. Got it? Clear है?
यस मैम। फिर मैनेजमेंट में जब तक माइनर था तब तक एक्टिव पार्ट नहीं लेता था, लेकिन मेजर होते के साथ आपका मैनेजमेंट में भी पार्ट लेने लगेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो ये माइनर एज अ पार्टनर का बस इतना पता होना चाहिए, क्या उसका हक है, क्या हक नहीं है। क्या हक नहीं है आपका, जब तक माइनर है तब तक एक्टिव पार्ट नहीं लेगा, लायबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। जैसे मेजर हो जाएंगे वैसे ही आपका एक्टिव पार्ट भी लेने लगेंगे, और जो बुक अकाउंट वगैरह जो इंस्पेक्ट करते थे वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। ठीक है, Now let's talk about rights and obligation of partners. हर एक पार्टनर का डिफरेंट राइट होता है, या राइट्स ऑब्लिगेशन कहने का मतलब ड्यूटीज। ठीक है, सर्टेन पार्टनर का कुछ राइट होता है, सर्टेन ड्यूटीज होता है। फाइन, सबसे पहला है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स बिजनेस। ठीक है, फर्म के बिजनेस में सबको एक्टिव पार्ट लेने का हक है, यहाँ हक की बात हो रही है। टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स बिजनेस। सेकेंड, every partner has a right to express opinion on any matter. ठीक है, एक अपना ओपिनियन ऑब्वियसली जो भी करना है सबके कंसेंट से करना है, तो ओपिनियन रखने का सबको हक है। ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द फर्म, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द डिसीजन हैज ऑर्डिनरली टू बी बाय मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, अगर डिफरेंस आ रहा है तो मेजॉरिटी की तरफ ही डिसीजन लाई करेगा। बट वाइटल इश्यूज लाइक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, चेंज इन बिजनेस फर्म, alteration of profit sharing ratio must be unanimous consent of all partner. Unanimous consent मतलब एक मत, 100%। यानी हर एक लोग राजी होंगे। कौन कौन से केस में, अगर न्यू पार्टनर को एडमिशन दिलाना है तो, और फर्म का बिजनेस चेंज करना है तो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमको अल्टर करना है तो। ठीक है, तो उस केस में मेजॉरिटी वाला केस नहीं होगा, उस केस में सबकी सहमति चाहिए। नेक्स्ट आपकी बात हो रही है कि आपको हक है एज अ पार्टनर कि आप बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करें और या कॉपी कर सकते हैं, बुक ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में ही मेंशन रहता है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बताया गया है वो चीज, वो आपका हक है उसमें पार्टिसिपेट करने का, शेयर लेने का। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल में बहुत सारे पार्टनर्स लोन अलग, मतलब लोन भी दे सकते हैं या एज एन एडवांस भी दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे। अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा अगर दे रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट भी होगा। और इंटरेस्ट रेट क्या रखा गया है, 6% अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड। इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस मतलब रेशियो, शाहिद अली, शाहिद अली, आप लोग ज्वाइन करके कर क्या रहे हैं? शाहिद अली, रेशो, एबल टू हियर मी? बताइए इंडेमनिफाइड मतलब, कोई बताइए। क्या नहीं मैम? मैम जितने भी लॉस वो सफर करेंगे उन डैमेज को कंपेंसेट वो खुद ही करेंगे, लायबल होंगे इसके लिए, खुद ही करेंगे। इंडेमनिफाई मतलब उनको मिलना चाहिए, जिस अगर पार्टनर के पास ये हक है टू बी इंडेमनिफाइड, जो भी खर्चा वो फर्म के लिए कर रहा है, he have right to be indemnified and losses sustained by him in the ordinary conduct of firm's business। फर्म बिजनेस की वजह से अगर जो भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसके पास उसका ये हक है कि उसको कंपनसेशन मिले। ठीक है, ये राइट की बात हो रही है यहाँ पे, अभी हमको देना नहीं, यहाँ पे लेना क्या क्या है वो चीज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम अभी ले ही रहे हैं। यस मैम, उनको कंपनसेट किया जाएगा। हम लोग सारा चीज ले रहे हैं। अभी मेरा हक है कि मैनेजमेंट में हम हिस्सा लें, मेरा हक है कि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, मेरा हक है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम भाग लें, मेरा हक है कि राइट हमको मिले इंस्पेक्ट करने का या बुक ऑफ अकाउंट चेक करने का। ठीक है, इसके अलावा मेरा हक है अगर हम लोन और एडवांस दे रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव करने का। अब अगेन मेरा हक है कंपनसेशन लेने का। ठीक है, अब आगे बात हो रही है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंटिन्यू इन द फर्म unless expelled in the accordance with the term of the partnership agreement। मतलब अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ही आप एक्सपेल हो सकते हैं, अदरवाइज किसी के पास ये पावर नहीं कि ऐसे ही आपको निकाल दिया जाए। ठीक है, अगेन ये हक की बात हो रही है। नेक्स्ट इज
every partner has a right to retire in accordance with in terms of the partnership agreement or with the consent of other partner. ठीक है, हर एक पार्टनर को अब बांध के भी रखा नहीं जा सकता है, ये उनका हक होता है कि वो जब चाहे वो रिटायरमेंट ले सकता है, बशर्ते वो सर्टेन नोटिस दे और बाकी सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो। ठीक है, नोटिस देना होता है, दैट इज कंपल्सरी इन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये सारा था हक की बात। अब जिम्मेदारी क्या क्या है, ड्यूटीज क्या क्या है पार्टनर्स की। ड्यूटीज में बात करें तो सबसे पहला है एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट diligently एंड ऑनेस्टली इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ऑल पार्टनर। इसमें राइट्स में सेक्शन भी इंपॉर्टेंट था, एक मिनट, से पहले ड्यूटी में प्रोसीड करें, पहले सेक्शन जान लीजिए। जैसे ये जो देख रहे हैं आप, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस, ये सेक्शन 12A है। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर में टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ फर्म बिजनेस, ये वाला, ये सेक्शन 12A है। ठीक है, सेकेंड वाला जो देख रहे हैं वो 12C है। राइट डाउन, यू आर राइटिंग इट और नॉट शाहिद अली, ये लिख लीजिए क्योंकि इसमें आपके कंटेंट में नहीं दिया हुआ है। ये 12 पहला वाला जो देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट जो इंपॉर्टेंट है बस मैं उतना ही बता रही हूँ, ज्यादा प्रेशर ना हो आपके ऊपर। ये 12A है, ये है आपका 12C सेकेंड वाला। ठीक है, ये है थर्ड वाला 12D है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13B है और नेक्स्ट आपका डायरेक्ट आ जाइए, ये 6% वैसे सारा जान रहे तो 13C आपका, ये 6% जो है 13C 6%, पॉइंट नंबर 5 13C। मैम फर्स्ट 12A सेकंड 12C। फर्स्ट वाला है आपका 12A, लिख दूं क्या? होल्ड ऑन, फर्स्ट वाला है आपका सेक्शन 12, खुद से लिखेंगे थोड़ा जल्दी होगा, 12A, क्योंकि माउस यूज नहीं कर रही हूँ। ये है 12A, सेकेंड वाला है आपका 12C सेक्शन, लिखिए मैम उसके बाद 12C। थर्ड वाला है आपका 12D, ठीक है, ये सारा है 12A, C और D। और फिर ये आ गया इक्वल शेयर, ये 6% वाला है ना, इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस वाला है 13B, 13B। फिर ये 6% वाला है 13C, इतना लिख लिए, इतना लिख लिए। यस मैम। ओके, यस मैम। और अब आइए इंडेमनीफाई, ये वाला है 13E, 13E। और ये एक्सपेल वाला है 33I, 33I, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 33I, ये एक्सपेल वाला जो देख रहे हैं, अंडर एक्सपेल 33I। अब चलते हैं ड्यूटीज की तरफ, देख लिए ना सब, डन? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Let's proceed to duties. Duties of partners towards each other में पहले तो आपका ये हक, मतलब ड्यूटी है, every partner must act diligently and honestly in the discharge of his duties to the maximum advantage of all the partners.
ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि बाकी पार्टनर्स को किसी भी तरीके का नुकसान तो नहीं हो रहा, ऑनेस्टली काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट इन जस्ट एंड फेथफुल मैनर टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति फेथफुल मैनर में या ईमानदारी से काम करें। ठीक है, यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट में हम मैक्सिमम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जस्ट एंड फेथफुल मैनर में काम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ ऑथोरिटी इंटरेस्टेड टू हिम, मतलब जिसका जो मतलब जिम्मेदारी जो दिया गया, ऑथोरिटी मींस व्हाट, सर्टेन जिम्मेदारी जो दिया गया, जो इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वली अनलेस अदरवाइज अग्रीड, यानी सिर्फ जो आपका अग्री हुआ है लॉस में जितना आप शेयर करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप यू आर बाउंड टू शेयर दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज, एवरी पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म। ठीक है, उस टाइम अभी राइट में था कि इंडेमनीफाई मतलब अपना कंपनसेशन लेने का हक है, लेकिन आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से अगर फर्म को सर्टेन नुकसान हो रहा है तो अगेन आपको इंडेमनीफाई करना भी पड़ेगा, ये भी अगेन आपकी ड्यूटी है। ठीक है, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और असाइन हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अदर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, यहाँ पे हम कुछ भी अपना जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं दूसरे को ट्रांसफर करने का हक नहीं है। ठीक है, जब तक आपको दूसरे पार्टनर्स की सहमति ना मिल जाए। अगेन, एवरी पार्टनर मस्ट मेंटेन एंड रेंडर ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट रिलेटिंग टू द फर्म्स बिजनेस। ठीक है, जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं वो आप सही इंफॉर्मेशन देंगे सबको। ठीक है, नो पार्टनर मस्ट एंगेज हिमसेल्फ इन द बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म, अदरवाइज ही विल बी लायबल फॉर एनी लॉस, मतलब आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं अब उसके कॉम्पिटिटर से भी आपका अगर कनेक्शन है, कंपीटिंग फर्म से अगर आपका कनेक्शन है और जिसकी वजह से अगर लॉस सफर करना पड़ रहा है फर्म को, देन अगेन यू हैव टू बेयर दैट लॉस। ओके, यू विल हैव टू सरेंडर प्राइवेट प्रॉफिट आल्सो, राइट। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर शुड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी ओनली फॉर द फर्म्स बिजनेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, एवरी पार्टनर शुड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी, सिर्फ हम अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए तो करना ही नहीं है, सिर्फ फर्म्स के बिजनेस के लिए ही हमको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नो पार्टनर कैन मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट बाय वे ऑफ कमीशन ऑन परचेजेस और सेल्स अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट हम किसी भी तरीके से कमाएंगे नहीं, जो भी होगा आप पार्टनर्स की वजह से कमा रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करके कमा रहे हैं। ठीक है, तो कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये सारा ड्यूटीज है आपका एज अ पार्टनर। इफ ही डज सो ही विल हैव टू सरेंडर द सेम टू द फर्म, जो भी सीक्रेट प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हैं और अगर पता चलता है तो आपको सारा चीज सरेंडर करना पड़ेगा फर्म, राइट। इतना था ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप या ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक सेक्शन 10 था, ये जो इंडेमनीफाई देख रहे हैं ना, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म, पॉइंट नंबर 5, ये सेक्शन 10 है। ठीक है, समझ आ गया, ये सेक्शन 10 है, ये इंपॉर्टेंट, इंडेमनीफाई वाला पॉइंट नंबर 5, इंडेमनीफाई, ये है सेक्शन 10। चलिए इतना है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टी, आपका एज अ पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टी arise out of agency relationship between the partners. The partners are jointly and severally liable for the debt of the firm. Third parties can recover their dues from any one partner or from all the partner. ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी का कोई लॉस हो रहा है तो जो जिसके वजह से लॉस हुआ है वो तो देगा ही, लेकिन वो किसी और पार्टनर्स के साथ से भी रिकवर कर सकता है ड्यूज। In case the asset of the firm are insignificant to meet the claim of its creditor, the personal asset of the partner will be used to satisfy such claim. ठीक है, अगर satisfy नहीं कर पा रहा है तो personal asset से भी claim ले सकता है। The firm will be responsible for any loss sustained by the third party due to the wrongful act of any partner. ठीक है, firm responsible होगा for any loss sustained by third party. ठीक है, कोई भी third party एक सेकेंड, the firm will be responsible for any loss sustained by the third party due to the
wrongful act of any partner, किसी पार्टनर की वजह से अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है, then he will be responsible for that. ठीक है, the defaulting partner will in turn be liable to the firm and other partner. जो defaulting partner है will in turn be liable to the firm, जो मतलब obviously जो dishonest partner की बात हो रही है यहाँ पे, वो liable होंगे firm के लिए, ठीक है, और other partners के लिए भी. तो इतना था आपका liability to third party. यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? Not at all. अब नेक्स्ट है implied authority of the partner. एक मिनट रुकिए. तो अब आगे चलते हैं. अब बात हो रही थी implied authority of the partners की. तो implied authority कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं मतलब ऑलरेडी लॉ में ये चीज एक तरीके से बोला गया है या फिर लॉ में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि अगर आप पार्टनरशिप में या पार्टनर्स के में जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करते हैं वैसे ही आपकी सर्टेन ऑथोरिटी हो जाती है. ठीक है, दैट इज स्पेसिफाइड बाय लॉ. इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब विच इज स्पेसिफाइड बाय लॉ. ऑटोमेटिक है, कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं. ठीक है, दो टाइप का होता है. वन इज एक्सप्रेस्ड, मतलब आपस पार्टनर में हम लोगों का डिस्कशन हो गया, दैट इज एक्सप्रेस्ड वन. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लॉ में ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, इसमें एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. तो इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. तो क्या क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट every partner has the implied authority to do the following. क्या, to buy and sell goods on behalf of the firm. ठीक है, फर्म के बिहाफ पे कोई भी पार्टनर या तो बाय कर सकते हैं या तो खरीद सकते हैं. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऑथोरिटी मिल गया जैसे आप पार्टनर बन गए हैं वैसे ही. नेक्स्ट, to borrow money on behalf of the firm where necessary to pledge just stock in trade for this purpose. ठीक है, इवन आप किसी से फर्म के बिहाफ पे आप बोरो भी कर सकते हैं पैसा. ठीक है. नेक्स्ट, टू रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड इशू वैलिड रिसिप्ट फॉर द अमाउंट सो रिसीव. ठीक है, जो भी आपका पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली रिसिप्ट देंगे ना, तो आप वैलिड रिसिप्ट भी देना, ये आपकी जिम्मेदारी है. नेक्स्ट, टू ड्रॉ चेक, accept, make and endorse bill of exchange, promissory note, etc. on the behalf of the firm. ठीक है, अगर आप कुछ मतलब ऑलमोस्ट आप समझिए कि आपका जो भी आप काम करेंगे अपने थ्रू करेंगे. ठीक है, तो चाहे आप खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, कुछ भी फर्म के बिहाफ पे गुड्स कर सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह या चेक वगैरह ड्रॉ करके आप दे सकते हैं. ठीक है, टू एम्प्लॉय पर्सन फॉर कैरिंग आउट द फर्म्स बिजनेस. ठीक है, आप एम्प्लॉय कर सकते हैं पर्सन को, मतलब किसी और को आप हायर कर सकते हैं. ये सब हो गया ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड अथॉरिटी. क्लियर? लेट्स प्रोसीड नाउ. एक्ट फॉर विच अ पार्टनर हैज नो इम्प्लॉयड अथॉरिटी. यहाँ पे इम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब ऑलरेडी ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी ये सारे नो इम्प्लॉयड अथॉरिटी कहने का मतलब कि अगेन लॉ के थ्रू आपका दिया हुआ नहीं है, ये आपको मतलब एक्सप्रेस करना होगा अगर आपको ये सारा चीज चाहिए तो. क्या है, टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म टू आर्बिट्रेशन. ठीक है, ये चीज आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपस में मतलब पार्टनर से सहमति लेनी होगी. नेक्स्ट, टू कंप्रोमिस और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम मेड बाय द फर्म. अगर फर्म सर्टेन क्लेम किसी के तरफ की हुई है तो वो आप वापस नहीं ले सकते. ठीक है, ये अगेन आपका हक नहीं है. संजली नोटेशन मत करिए. नेक्स्ट इज to withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm. ठीक है, अब फर्म के बिहाफ पे कोई भी सूट या केस मतलब वापस नहीं ले सकते. नेक्स्ट इज टू एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. टू एडमिट एनी लाइबिलिटी, आप मतलब सिर्फ बीइंग अ सिंगल पार्टनर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यस आई एक्सेप्ट दिस क्लेम. ठीक है, ऑब्वियसली आप अकेले नहीं है बिजनेस में, तो ना आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कोई भी सर्टेन क्लेम. नेक्स्ट, टू ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम. ये तो हम शुरू से देख रहे हैं, अपने नाम से आप अकाउंट नहीं खोल सकते, जो भी होगा आपका बैंक का अकाउंट ही होगा. टू एक्वायर और परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे. फाइन. टू ट्रांसफर और सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म. कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को आप ट्रांसफर भी नहीं करेंगे. टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. डन? सिंपल था. सारा पढ़ा हुआ है, इसीलिए मतलब पेस थोड़ा स्पीड है. अगर कहीं लग रहा होगा कि हाँ दोबारा चाहिए तो लेट मी नो. ठीक है,
क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़े ना आप लोग, इसीलिए पेस थोड़ा फास्ट है। दिक्कत कुछ समझने में? संस्कार, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसॉल्व करने का मैम बोल रहे थे यूट्यूब पे वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो तो अपलोड होगा ही, मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या? नो नो आ रहा है, लेकिन कभी भूल जाते हो। हाँ, दैट वेज आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली क्लास के बाद तो अपलोड हो ही जाता है। कल का वीडियो देखे थे? नो मैम, मैं अपलोड कहाँ हुआ मैम, देखा तो था, नहीं हुआ है। सारा अपलोड हो चुका है। नहीं मिल रहा है तब तो लिंक भेज देते हैं फिर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और फर्म का डिसॉल्व होना डिफरेंस है, ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर भी मान लीजिए रिटायरमेंट या किसी कारणवश इंसॉल्वेंसी की वजह से अगर जाता है फर्म छोड़ के, तो वो पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है, फर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये पता होगा, ये वाला लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इंप्लाइज डिसॉल्यूशन बिटवीन ऑल द पार्टनर। फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स का के बीच में डिसॉल्यूशन हो गया। अब मोड कौन कौन सा है? नंबर 1 इज डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी क्या? एक दूसरे से बात कर लिए, म्यूचुअल कंसेंट ले लिए, सहमति ले ली और उसके बाद हम डिसॉल्व कर दिए, फाइन। फिर डिसॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्यूशन बाय नोटिस की अगर हम बात करें, in case of partnership at will a firm may be dissolved if any partner gives a notice in writing. will मतलब obviously जब हमको डिसॉल्व करना है, एक तो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए एट विल में, अब हमको डिसॉल्व करना है तो नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब सिचुएशनल। ये सारा सिचुएशन अगर आ जाता है जो यहाँ पे लिस्टेड है, तो उस केस में अगेन हमको वैसा सिचुएशन आ गया तो हमको डिसॉल्व करना पड़ा, ठीक है। कौन कौन सा हैपनिंग हो सकता है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, इफ इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड, जितना टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया, डन, पार्टनरशिप खत्म। ऑन द कंप्लीशन ऑफ फर्म्स वेंचर, जो हमारा फर्म का जो भी प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो डेथ ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनरशिप एज इंसॉल्वेंट, इन पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, ठीक है। तो ये 4 केसेस में कंटिंजेंट डिसॉल्यूशन होता है, यानी सिचुएशन ऐसा आ गया तो डिसॉल्व करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। कंपलसरी मतलब ऑब्वियसली ये सारा सिचुएशन अगर होगा तब तो फिर हमको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ही जाएगी फॉर्म, ठीक है। तो कौन कौन सा केस है? व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अगर सारा पार्टनर या फिर एक पार्टनर भी अगर डिसॉल्व हो जाता है, सॉरी इंसॉल्वेंट होता है, तो फिर ये कंपलसरी डिसॉल्यूशन में आए, ठीक है। एंड व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अगर अनलॉफुल हो गया, जैसे शराबबंदी हो गई है ना, पहले तो सब कुछ चलता था, यस और नो, पहले तो सारा बिजनेस एज इट इज चल रहा था, बाकी स्टेट में भी एज इट इज चल रहा है, लेकिन अचानक से बंद हो गया तो ये अनलॉफुल ऑटोमेटिकली हो गया। इसीलिए बोला जा रहा है कि पहले चल रहा है लेकिन अब सर्टेन सिचुएशन की वजह से वो या सर्टेन इवेंट की वजह से अब वो बिजनेस हमारा अनलॉफुल हो गया। तो बिहार में तो ये अनलॉफुल है, इलीगल है। ये हो गया आपका कंपलसरी डिसॉल्यूशन। अब थ्रू कोर्ट, यानी कोर्ट से जाके हम परमिशन लेंगे। कौन कौन से केस में? एक तो व्हेन अ पार्टनर बिकम्स एन अनसाउंड माइंड, when a partner become permanent incapable of performing his duty as a partner, ठीक है। when a partner is guilty of misconduct which is likely to affect prejudiciately, that is moral turpitude, मतलब morally कुछ गलत काम कर रहा है, misuse of money अगर कर रहा है। guilty of misconduct मतलब क्या? खुद वो गलत कुछ काम कर रहा है तो obviously कोर्ट आपको बोलेगी कि you just dissolve your partnership form, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर willfully और persistently commit breach of partnership agreement, यानी जानबूझ करके अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है उसके एग्रीमेंट को, तो अगेन कोर्ट ऑर्डर पास करेगी टू डिसॉल्व। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर unauthorizedly transfer the whole of his interest or share in the firm to the third party। तो ऊपर डिस्कशन किए थे, ये आपका हक है नहीं, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर तुरंत आपको डिसॉल्व करना होगा। When a business of a firm cannot be carried on except at loss, continuous loss ही loss हो रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बंद करने के अलावा, ठीक है। When it is just and equitable that the firm should be dissolved,
यानी फर्म डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, राइट। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया कि डिसॉल्व करने के अलावा मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं कुछ, तो ये होगा डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट। और अब ये सबसे लास्ट टॉपिक, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी जब हम अकाउंट सेटल करेंगे तो ये सीक्वेंस दे रखा है, ये भी सेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या क्या है प्रोसीजर, सबसे पहला कहाँ से निकलेगा, ये सब भी तो एग्जांपल के थ्रू लास्ट सेमेस्टर में देखे ही थे हम लोग कि प्रॉफिट से पहले निकलता है, फिर कैपिटल से निकलेगा, और फिर आपका प्रॉफिट शेयरिंग जो पार्टनर्स का है उससे निकलेगा। ये तो बात ही कहाँ से निकलेगा। अब बात हो रही है किसको हम पहले देंगे, किसको सेकंड में देंगे। तो सबसे पहले तो हमको थर्ड पार्टी को ड्यू पूरा करना है, फाइन। उसके बाद जो पार्टनर बिजनेस में एडवांस या लोन दिए हुए हैं उनको देना है। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर का है वो रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद अगर सरप्लस बच जाता है तो फिर वापस डिवाइड हो जाएगा बाकी पार्टनर्स में, यानी इतना सेटल करने के बाद अगर सरप्लस बचता है तो इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उससे निकलेगा। और अब किसको देना है, पहले थर्ड पार्टी, फिर एडवांस जो देता है वो, उसके बाद जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है जितना है लाइबिलिटी वो, या और लास्ट में सरप्लस बचता है तो डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो ये था आपका पार्टनरशिप, सारा कुछ रिकॉल हो गया, रिवाइज हो गया, सब कुछ याद आ गया। लेकिन हाँ पढ़ेंगे, आप अपने साइड से पढ़ेंगे एक बार तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर एग्जाम में के टाइम में फिर भूल जाए। अब बच रहा है एक चैप्टर आप लोगों का, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अब कल हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी देख लेंगे। ऑल राइट, ओके मैम। निकिता नहीं है, शाहिद है, महिमा नहीं है, मेघा नहीं है मैम। मनीष है, ऋषभ नहीं है, मनीष है। तन्वी, अंकित, संस्कार, अभिषेक, अभ्यश, दीपेंद्र, सुरेश, आदर्श, आरती, मनीषा, प्रेरणा, दिव्या, रहमतुल्लाह, सचिन, okay, done. Thank you, see you in Yes, next ma'am. class.